नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं वह है समास। समास के बारे में बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे समास की परिभाषा, समास विग्रह के बारे में, सामासिक पदों के बारे में, समास के कितने प्रकार होते हैं और उनके उदाहरण। इन सारी समाज से संबंधित बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं समास किसे कहते हैं, समास की क्या परिभाषा है। तो समास का मूल अर्थ है संक्षेप, अतः दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस मिलने की क्रिया को समास कहा जाता है। मतलब बहुत सरल शब्दों में कहें, दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नवीन शब्द की रचना करते हैं तो इस मिलने की क्रिया को समास कहा जाता है। और इस प्रकार बने हुए पदों को समस्त पद या समास पद भी कहते हैं। दो पदों के मिलने से उन पदों में लगी हुई विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, दशरथ का पुत्र। यहाँ दशरथ का पुत्र पदों का समास करते समय का षष्ठी विभक्ति का लोप कर देते हैं, अतः दशरथ पुत्र समास हो जाता है। यह समास केवल संज्ञा शब्दों में ही होता है, याद रखने वाली बात है, अन्य में नहीं। यह समास केवल संज्ञा शब्दों में ही होता है, अन्य में नहीं। समास के लिए दो या दो से अधिक पदों का होना आवश्यक है। अब बात करते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। समास का अर्थ बताने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। उदाहरण जो हमने अभी दिया था दशरथ पुत्र का, तो समास का अर्थ बताने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं। जैसे दशरथ पुत्र का विग्रह दशरथ का पुत्र होगा, दशरथ पुत्र का विग्रह दशरथ का पुत्र होगा। दशरथ का पुत्र एक वाक्य है, इसमें यदि समास करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का लोप हो जाएगा एवं दशरथ पुत्र एक नया शब्द बन जाएगा। अब बात करेंगे समस्त पद या सामासिक शब्द किसे कहते हैं। तो मैं बता दूं कि समास होने के बाद जो एक शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। उक्त उदाहरण में जो उदाहरण मैंने दिया था दशरथ पुत्र का समस्त पद है और दशरथ का पुत्र इसका विग्रह है। अब समास के प्रकार 6 होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। और एक एक करके इन सारे समास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला समास है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, दूसरा तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठा बहुब्रीहि समास। इस तरह से 6 समास होते हैं। सबसे पहले आता अव्ययी भाव समास। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो एवं वह पद ही प्रधान हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। समास किए जाने के पूर्व दोनों पदों का भाव अलग अलग होता है, परंतु समास होते ही समस्त पद अव्यय बन जाता है। जैसे उपगंगम अर्थात गंगा के समीप, यहाँ उप तथा गंगा दोनों पृथक भाव वाले शब्द हैं, किंतु समास होने पर समस्त पद उपगंगम अव्यय हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें यदि हम, तो जैसे उपयमुन अर्थात यमुना के समीप, इस तरह से उदाहरण आ जाते हैं। और इसके बाद उपजरस अर्थात बुढ़ापे के निकट, इसके बाद प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, आजीवन अर्थात जीवन भर, यथाकाम अर्थात इच्छा के अनुसार, आजन्म अर्थात जन्म से लेकर, यथाशक्ति मतलब यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो इस तरह से उदाहरण से चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। एक बार परिभाषा पुनः देख लें। जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो तथा वह पद ही प्रधान हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। इस तरह से हमें अव्ययी भाव समास पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। जब भी कोई परिभाषा पूछी जाए या उदाहरण पूछे जाएं तो स्पष्ट हो जाते हैं। अब बात करेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद के कारक, कारक मीन्स विभक्ति भी, का लोप करके दोनों पदों को मिला दिया जाता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष में पूर्व पद प्रायः संज्ञा होता है, पूर्व पद पहला पद। इसमें दोनों पदों के मध्य आने वाले विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हम कहें कि राजपुरुष अर्थात राजा का आदमी, राजपुत्र राजा का पुत्र। उदाहरण भी देख सकते हैं, उदाहरण से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे मंत्री पुत्र अर्थात मंत्री का पुत्र, समुद्र यात्रा अर्थात समुद्र की यात्रा, पर्वतमाला अर्थात पर्वत की माला, व्यायामशाला अर्थात व्यायाम की शाला, विद्यालय अर्थात विद्या का आलय। विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी 6 प्रकार होते हैं। मतलब तत्पुरुष समास के भी प्रकार होते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति में सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, वो राम के और बालक के रूप के आधार पर जब विभक्तियों का विभाजन होता है तो कर सकते हैं। इस तरह से
ये 6 प्रकार के होते हैं। अब बात करेंगे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास के बारे में बात करें तो पहले परिभाषा जान लें, और बहुत सरल सी परिभाषा है। जिस समास में पूर्व पद विशेषण या उपमेय और उत्तर पद विशेष अथवा उपमान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सामान्यतः लोग ऐसा भी परिभाषित करते हैं कि प्रथम पद विशेषता बताता हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे श्वेतांबर है, श्वेत है जो अंबर, मधुरस मधुर रस, घनश्याम घन के समान श्याम। इसके अलावा भी उदाहरण है, जैसे परमानंद अर्थात परमानंद परमानंद को देने वाला, महात्मा अर्थात महान है जो आत्मा, नीलकमल अर्थात नीला है जो कमल, नीलांबर अर्थात नीला है जो वस्त्र, प्राण प्रिय अर्थात प्राणों के समान प्रिय। इस तरह से उदाहरण देकर कर्मधारय समास को स्पष्ट किया जाता है। एक बार पुनः परिभाषा देख लें ताकि और स्पष्ट हो जाए। जिस समास में पूर्व पद विशेषण या उपमेय और उत्तर पद विशेष या उपमान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा चुका है। अब आगे बात करेंगे हम द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास को किस तरह परिभाषित करेंगे, कौन कौन से उदाहरण देके, और बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। और आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाल बटन दबा दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आगे की जानकारी भी आपको मिलती रहे। इस समास में मतलब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं परंतु उसके संयोजक शब्द और का लोप रहता है। जैसे आदान प्रदान अर्थात आदान और प्रदान, भाई बहन अर्थात भाई और बहन, राम कृष्ण अर्थात राम और कृष्ण, शत्रु मित्र अर्थात शत्रु और मित्र, पिता पुत्र अर्थात पिता और पुत्र। इस तरह के उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। जैसे धर्मार्थ धर्म और अर्थ, कंदमूल कंद और मूल, कृष्ण और अर्जुन। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। एक बार परिभाषा देख लें और फिर अन्य उदाहरणों पर भी चर्चा होगी। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं परंतु उसके संयोजक शब्द और का लोप रहता है, संस्कृत में चा वर्ण आता है और के लिए उसका लोप होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे युवक युवती, युवक और युवती, राम श्याम राम और श्याम, अंगद सुग्रीव अंगद और सुग्रीव, आय व्यय आय और व्यय, शंख चक्र शंकर और चक्र, लाभ हानि लाभ और हानि। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण द्वंद्व समास के दिए जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास की सबसे पहले परिभाषा जान लें, उदाहरण जान लें। बहुत ही सरल समास है द्विगु समास, और कहते हैं कर्मधारय समास, दोनों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। तो यहाँ पर द्विगु समास की परिभाषा है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब संख्या दिख जाए तो द्विगु समास कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए सप्तद्वीप अर्थात 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, अष्टकोण 8 कोण, षडानन 6 मुख। इस तरह से परिभाषा के साथ उदाहरण से चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, पुनः देख लें, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास कहलाता है। अभी हमने कुछ उदाहरण बताए थे, अब अन्य उदाहरण भी बता रहे हैं कि त्रिफला अर्थात 3 फलों का समूह, सतसई अर्थात 700 का समाहार, चौराहा अर्थात 4 रास्तों का केंद्र, त्रिलोक अर्थात तीनों लोक, पंचफल अर्थात 5 फल। इस तरह से द्विगु समास के बारे में हम अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं उदाहरणों के माध्यम से। अब बात आती है बहुब्री समास। जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद के अतिरिक्त कोई अन्य पद प्रधान होता है, मतलब ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान, अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्री समास कहते हैं। जैसे पंचानन 5 मुख वाला, कौन होता है 5 मुख अर्थात शिव, दशानन 10 मुख वाला अर्थात रावण, लंबोदर लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो इस तरह से बहुब्री समास को स्पष्ट कर सकते हैं। एक बार पुनः परिभाषा देख लें। जिस समास में पूर्व एवं उत्तर पद के अतिरिक्त कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्री समास कहते हैं। ना तो प्रथम पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान, अन्य पद प्रधान होता है उसे बहुब्री समास कहते हैं। कुछ उदाहरण और हैं, जैसे चतुर्मुख 4 मुख वाला अर्थात ब्रह्मा जी, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु जी, पीताम्बर वाला अर्थात श्री कृष्ण, मृगनयनी मृग के से नैनों वाली अर्थात सुंदरी। तो दोस्तों कैसी लगी ये बहुब्री
समाज के बारे में जानकारी और पूरे अन्य समाजों के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। वीडियो आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।